हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज हम अपने क्लास 12th फैशन स्टडीज से स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मेरा लैपटॉप काफ़ी टाइम से ख़राब था, एक टेक्निकल इशू आ गया था। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी और ना ही अपलोड कर पा रही थी। लेकिन अभी वो इशू रिजॉल्व हो गया है, तो हम अपने सिलेबस से कंटिन्यू करेंगे। हमने क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे पुरानी वीडियोस प्लीज चेक करिए। मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं विद क्वेश्चन आंसर्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप लोगों को एग्जाम्स में काफी हेल्प होने वाली है। एंड फॉर क्लास 12th ऑल्सो मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, कमेंट सेक्शन में भी डालूंगी। तो प्लीज गो एंड चेक आउट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, fill in the blanks, whatever exercise is given in the textbook. So let's start with the chapter 1 of class 12th fashion studies, that is history of fashion. तो हम इसका फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, that is introduction to early fashion. इसमें sources of information तक हम पढ़ेंगे, उसके आगे के टॉपिक अगले वाले वीडियो में आएंगे. So let's start without any further delay. Okay, so Have you ever wondered why people wore certain clothes in the past? क्यों पहले के लोग यही फैब्रिक यूज करते थे, यही कलर्स यूज करते थे, क्यों उनके कपड़े इतने फीके दिखते थे, क्यों सिर्फ रॉयल लोग जो होते थे वो ही हमेशा सिल्क के कपड़े पहना करते थे, या अर्ली मैन क्यों एनिमल स्किन एंड फर को यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो हम ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ फैशन। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ फैशन पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें क्यों जानना जरूरी है कि पहले के लोग क्या पहना करते थे, क्या मटेरियल्स यूज करते थे, क्या टेक्निक्स यूज किया करते थे कपड़ों को बनाने के लिए। ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसको एनालाइज कर सके, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, डिफरेंट चीजों के बारे में जान सके, जिसको कि हम आगे अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज पास्ट ट्रेंड्स को पढ़ के या पास्ट फैशन को पढ़ के हम अपना प्रेजेंट सुधार सकते हैं, एंड जिसकी वजह से हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस में भी काफी हेल्प मिलती है ट्रेंड फोरकास्टर्स को। तो हम अपने फ्यूचर ट्रेंड्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं विद स्टडिंग द पास्ट ट्रेंड्स। तो स्टडिंग फैशन हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, कि उस टाइम पे क्या रिचुअल्स हुआ करते थे, क्या कल्चर हुआ करता था, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, किस टाइप का मटेरियल यूज करते थे, और कैसे वो चेंज हो गया ओवर द इयर्स, क्यों चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि कपड़े तो उस टाइम भी थे ही, लोग पहनते थे, फिर वो चेंजेस क्यों आए, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसीलिए ये फैशन की हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। टू बिगिन विद, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फैशन, अपैरल और कॉस्ट्यूम, ये तीनों टर्म्स एक जैसी सुनने में लगती हैं कि अरे एक ही तो होगा, कपड़े ही तो हैं तीनों में, लेकिन काफी डिफरेंट है ये तीनों। तो इनको एक एक करके हम अभी समझेंगे। ओके, तो इन तीनों टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, फैशन, अपैरल एंड कॉस्ट्यूम। फैशन को तो हमने, फैशन की डेफिनेशन हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। ठीक है, अपैरल एंड कॉस्ट्यूम को हम इसमें समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो सबसे पहले फैशन को डिस्कस कर लेते हैं। फैशन इज मोर देन जस्ट क्लोथिंग, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। It reflects the wider spectrum of aesthetics, art and design trends in the contemporary यानी कि modern society. This makes it a multifaceted word engaging a range of surrounding influences. Fashion सिर्फ clothing नहीं होती, फैशन काफी सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती है, सोशो कल्चरल नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, एंड आपके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है, सोसाइटी का भी काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है फैशन पे। इन सिंपल टर्म्स, फैशन इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच न्यूली इंट्रोड्यूस स्टाइल्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, फैशन क्या है। फैशन एक सोशल प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें कि न्यूली इंट्रोड्यूस स्टाइल, जो जो भी कोई नया स्टाइल होता है वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में,
फिर वो पॉपुलर हो जाता है इन अ सर्टेन टाइम, इन अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। हमने फैशन साइकिल भी पढ़ी है। विद एक्सेप्टेबिलिटी बाय अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस, इसको हमने क्लास 11th में भी समझा था, क्योंकि फैशन को पॉपुलर होने के लिए वाइड रेंज ऑफ, जरूरी है कि वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट करें। सो इसमें आप वो वाली डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, नो इशू। अपैरल क्या है? अपैरल रेफर्स टू एक्चुअल गारमेंट्स मेड ऑफ फैब्रिक्स, knits, leather or other wearable materials including shirts, pants, dresses, jackets, skirts and more. फैशन क्या होता है? फैशन एक ऐसा न्यूली इंट्रोड्यूस स्टाइल होता है, एक ऐसा ट्रेंड होता है जो वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट करती है और पॉपुलर होता है एक सर्टेन टाइम पे। लेकिन अपैरल क्या होता है? अपैरल के अंदर सारे गारमेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी फैब्रिक से बने हो, निट से बने हो, लेदर से बने हो, जरूरी नहीं है कि वो फैशन में है या नहीं है, बट वो मार्केट में बन रहे हैं, ठीक है। दीज गारमेंट्स सर्व फंक्शनल पर्पस सच एज protection, warmth, modesty, as well as aesthetic purposes by expressing personal style, cultural identity or social status. अब कॉस्ट्यूम क्या होता है? हमने फैशन एंड अपैरल को समझा कि फैशन तो एक पॉपुलर स्टाइल होता है, अपैरल आर द गारमेंट्स मेड फ्रॉम फैब्रिक्स, निट्स, लेदर और अदर वेयरेबल मटेरियल्स। कॉस्ट्यूम क्या होता है? कॉस्ट्यूम के वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड निकलता है, दैट इज कस्टम। So costume is derived from the word custom, evolving from the environment and customs of the society. जो society के customs हैं, norms हैं, जो traditions हैं, उनसे उनको reflect करती है costume. It refers to clothing और ये एक basically एक specific purpose के लिए design की जाती है। जैसे कि अगर आप actor हैं, अगर आप किसी historical प्ले में कोई कुछ एक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो अब आप फैशन के हिसाब से तो कपड़े नहीं पहन सकते ना, आज के ट्रेंड के हिसाब से कपड़े नहीं पहनेंगे, आप कॉस्ट्यूम पहनेंगे कैसी, जैसी उस जमाने में पहनी जाती थी। तो कॉस्ट्यूम एक ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, किसी चीज को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। कॉस्ट्यूम्स, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉस्ट्यूम्स वॉर्न ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल, जो आप अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए भी पहनते हैं, वो उनको भी कॉस्ट्यूम कहा जा सकता है। ओके, टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी फैशन, आज के फैशन को समझने के लिए जरूरी है कि क्लोथिंग का ओरिजिन क्या है, मेन जो जहां से क्लोथिंग की शुरुआत हुई उसका ओरिजिन क्या है, हमें वो समझना बहुत जरूरी है। Clothes are what cover the human body, which in turn depends on physical condition like climate, geographical area, available raw material, textiles, etc. Clothes indicate social significance like religious beliefs, aesthetics, exhibit individual status, signifies union among a group or create differentiation among a group. Items of clothing and accessories would be included in the vocabulary of क्लोथिंग। सो क्लोथ्स क्या होते हैं? क्लोथ्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, बट ये फिजिकल कंडीशंस जैसे कि क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल एरिया पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आप किस तरह, आप ऑब्वियसली कॉटन पहनना पसंद नहीं करोगे बिकॉज कॉटन समर्स के लिए अच्छा होता है, तो आप कुछ ऐसा पहनोगे फर या ऐसा कुछ जो कि आपको वार्मथ प्रोवाइड करे। So it depends on the climate or the area or the available raw material। मान जैसे पहले तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता था, आजकल तो काफी इजी हो गया है, पहले ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता था। तो जिस एरिया में जिस चीज की कल्टीवेशन होती थी उसी चीज के कपड़े बनाए जाते थे, मींस जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, मान लीजिए कॉटन की क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, तो उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कॉटन ही पहना जाता था, तो अवेलेबल रॉ मटेरियल पे भी ये चीज डिपेंड करती है। क्लोथ्स इंडिकेट सोशल सिग्निफिकेंस, क्लोथ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे इंडिविजुअल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड आइटम्स ऑफ क्लोथिंग एंड इट्स एक्सेसरीज वुड बी इंक्लूडेड इन द वोकैबुलरी ऑफ
clothing. There are several points of views regarding the origin and need for clothing. जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्लोथिंग के ओरिजिन को समझना बहुत जरूरी है कि क्लोथिंग स्टार्ट कहाँ से हुई और क्यों ह्यूमन को जरूरत पड़ी अपनी बॉडी को कवर करने की. सो वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स, यानी कुछ रिसर्चर्स थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि ह्यूमन को अपनी बॉडी कवर करने की इसलिए जरूरत पड़ी होगी क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता होगा, प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वगैरीज ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट क्लाइमेट से अपने आप को बचा के रखना चाहता होगा, शायद इसीलिए ह्यूमन को कपड़ों की जरूरत पड़ी होगी. सो साइकोलॉजिस्ट एंड एथनोलॉजिस्ट रेफर टू साइकोलॉजिकल रीजंस लाइक द फिग लीफ यूज्ड बाय एडम एंड ईव as a symbol of modesty referred to in the Bible. Ethnologist कौन लोग होते हैं? Ethnologist वो लोग होते हैं जो कि डिफरेंट सोसाइटीज एंड कल्चर्स को स्टडी करते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. So anthropologists cite reasons associated with taboo as well as the desire for personal adornment, क्योंकि ह्यूमन की अपनी डिजायर होती है कि वो अपने आप को सजाए, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करे, टू प्लीज बोथ वन सेल्फ एंड अदर्स, अपने आप को भी प्लीज करने के लिए और दूसरों को भी प्लीज करने के लिए ह्यूमन क्या करता है? अपने आप को एडॉर्न करता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमैनिटी को, ह्यूमंस को स्टडी करते हैं. Psychologists propound the view that humans like to modify their appearance. Psychologist को ऐसा लगा कि human को अपना appearance change करना पसंद आता है, यानी कि within time ह्यूमन अपने अपीयरेंस को, अपने लुक को चेंज करना चाहता है. अच्छा, किस तरह से चेंज कर सकता है? अपने क्लोथ्स की मदद से भी कर सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, यानी कि बॉडी मॉडिफिकेशन आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे. कोई ज्वेलरी पहन लेना, कोई एक्सेसरी पहन लेना, अपनी बॉडी में ही कुछ करवा लेना, जैसे कि टैटूइंग, पियर्सिंग एक्सेट्रा. अदर वेज फॉर अचीविंग दिस इज थ्रू वेयरिंग हेयर स्टाइल्स चेंज करके भी ह्यूमन अपने लुक को मॉडिफाई कर सकता है. ऑल्टरेशन ऑफ शेप एंड सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू क्लोथ्स, बॉडी एडॉर्नमेंट एक्सेट्रा. हम आगे इसको काफी इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे कि बॉडी एडॉर्नमेंट क्या होता है. Such changes are done in order to make the self more acceptable to others and so that there is a commonality, अपने among अपने ग्रुप में एक commonality रहे कि जैसे कि एक सोशल ट्राइब है, एक ट्राइबल ग्रुप है, तो वो सारे ग्रुप जो हैं काउरी शेल्स पहनते हैं, तो एक कॉमनैलिटी बन जाती है अमंग अ ग्रुप. Primitive men covered their body with animal skin and fur which were shaped to the parts of human body. Men and women के according क्या किया जाता था? Animal skin and fur को कट किया जाता था एंड पहना जाता था. Different sizes, shapes, textures of skin would have necessitated varying approaches to their use and function. अपने अपने use and function, अपनी अपनी liking के according human animal skin and fur को पहनते थे. धीरे धीरे ट्री बार्क फाइबर को यूज करा जाने लगा क्लोथ्स को बनाने के लिए, ताकि वो गर्मी से या दूसरे क्लाइमेट से बच सके. हाउएवर क्लोथ्स आर नॉट मियरली फॉर फंक्शनल यूज. ऐसा नहीं है कि क्लोथ्स सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए पहने जाते थे, कि सिर्फ क्लाइमेट से बचने के लिए नहीं, एडॉर्नमेंट के व्यू से भी पहने जाते थे. द कोरिलेशन बिटवीन द बिलीफ ऑफ प्रिमिटिव मेन इन मैजिक, क्योंकि पहले के लोग मैजिक में, मिराकल में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो उसी टाइप की चीजें वो लोग अपने कपड़ों में भी रिफ्लेक्ट करते थे. हम आगे भी इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है. इन प्री हिस्टोरिक टाइम द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन क्लाइमेट. तो जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज होने लगे वैसे वैसे ह्यूमन की लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगी, जिसकी वजह से कॉस्ट्यूम्स पे भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा. रेमेनेंट्स ऑफ देयर क्लोथिंग हैव बीन फाउंड इन द वैलीज एंड केव्स. कुछ उनके कपड़ों के कुछ रिमेन्स हैं जो वैलीज और केव्स में बाद में पाए गए. Tools, costumes and accessories traveled along the trade routes which were extended and defined in the Bronze and Iron Age, जिसमें कि सिल्क रूट काफी फेमस था. सिल्क रूट के थ्रू ट्रेडिंग होती थी, मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, बार्टर सिस्टम भी चलता था उस टाइम.
It is assumed that furs, stones, etc. may have been bartered in different societies. As I told, the predominant use of animal skins would have been necessitated by the need for warmth. Animal skin किस लिए पहनी जाती थी? बॉडी को warmth देने के लिए. The skin was scraped and the fur was combed. क्या होता था? हंटिंग करते थे, स्किन निकालते थे, तो उसको स्क्रेप किया जाता था ताकि जो एनिमल स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, पहनने के लिए स्मूथ हो, सरफेस जो है इसका वो स्मूथ हो जाए, और जो फर होता था उसको कॉम किया जाता था थ्रू द टूल्स. The eyed needle of bone or horn was used for assembly of pieces threaded by the long manes and tails of horses. पहले क्या होता था? नीडल बोन या आइवरी की बनी होती थी, और थ्रेड के रूप में जो हॉर्स के बाल होते थे उनको यूज किया जाता था. Few vestiges of clothing from early ages remain, since cloth made of vegetable fiber like grass, linen, etc. are perishable. अर्ली एजेस की जो क्लोथिंग थी वो बहुत ज्यादा नहीं बच पाई है, बहुत छोटे छोटे रिमेन्स ही हमें मिल पाए हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो क्लोथिंग होती थी वो नेचुरल फाइबर्स से मिलके बनाई जाती थी, जो कि पेरिशेबल होती है. आर्कियोलॉजी यूज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड्स ऑन सर्वाइविंग स्पेसिमेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक टेक्सटाइल. जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि हमारी जो प्री हिस्टोरिक टेक्सटाइल्स हैं उनको बचा के रखा जा सके और उसमें से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा सके. सो हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथिंग, जिसको कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. कौन से फैक्टर्स होती हैं? 4 फैक्टर्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. प्रोटेक्शन, रिचुअलिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, अडॉर्नमेंट. मैंने ये जो फैक्टर्स हैं वो अपने रिवीजन वीडियो में भी डाले थे, बट हम अब इनको लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे. ये वन शॉट रिवीजन नहीं है तो हम जल्दी जल्दी भागेंगे नहीं, इन डिटेल वीडियो आने वाली है. सो प्लीज बी रेडी फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड if you like my video please comment down also, because उससे मुझे काफी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती है और भी ज्यादा वीडियो बनाने की, और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने की. So please comment down below if you like my video. Thank you for watching my channel.